इस पाठ को ध्यान से पढ़िए तथा वीडियो के अंत में जब यह पाठ समाप्त हो जाएगा तो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसको हल करके आप अपनी क्षमता को देख सकते हैं कि आपने कितना इस पाठ से सीखा है। और दिए गए यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंधित हैं या पीसीएस जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं उससे संबंधित हैं। आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। आज की कक्षा 9 के भूगोल विषय से संबंधित है। इसका आज हम पाठ 2 देखेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप क्या होता है पहले इसे ही समझते हैं। भौतिक का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के विषय में है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है उसी को हम उसका भौतिक स्वरूप कहेंगे या फिजिकल स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आप देखे होंगे कि कुछ लंबाई होती है, कुछ विशेष प्रकार के जाप के लिए कुछ सीना चौड़ा होना चाहिए, तो क्या है भौतिक स्वरूप को ही दिखाता है। तो भारत है, भारत का भौतिक स्वरूप क्या होगा? तो भारत में जो उच्चावच है यानी कि कोई क्षेत्र कितना ऊंचा है या कितना नीचा है इसी को हम भौतिक स्वरूप के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, तो भारत क्या है, एक बहुत विविधता वाला देश है, यानी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ऐसा देश है। यहाँ पर इसी कारण से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम कुछ वर्गों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। ठीक, जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ उनको हम 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से वर्ग हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, विशाल मध्यवर्ती मैदान, तटीय मैदान, द्वीपीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। इन 6 को पहले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं ये 6 क्षेत्र आखिर हैं क्या। ठीक, अब देखिए जो हमने 6 नाम पढ़े थे अभी को, उनमें से पहला है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो ये वाला जो रेड कलर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तर का पर्वत है या हिमालय, इसी को आप बोल सकते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है या हिमालय इसी को कहेंगे। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है ये मैदान, इसी को विशाल मध्यवर्ती मैदान। किसके किसके मध्य है? तो प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ये पठार और ये हिमालय के बीच है, तो ये मैदान है। कैसा? बहुत बड़ा है, इस कारण से विशाल, और बीच में अतः मध्यवर्ती या उत्तरी मैदान भी या उत्तर भारत का मैदान भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है। अब एक क्षेत्र हमारा है तटीय क्षेत्रों पे। देखिए तटीय क्षेत्रों में ये देखिए रंग से हम समझ सकते हैं, जहाँ गाढ़ा रंग है वो पर्वतीय क्षेत्र है यानी कि ज़्यादा ऊंचा है, उससे हल्का रंग पठारी क्षेत्रों में है और सबसे हल्का रंग आप देखिए मैदानी क्षेत्रों में है। ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में भी कुछ मैदानी भाग पाए जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये आपका उत्तरी सरकार और ये कोंकण का तट, ये सब क्या है? तटीय मैदान है। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि इनका नामकरण किस किस प्रकार से किया गया और क्या क्या है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा मैदान है तो इसको तटीय मैदान कहते हैं। तो हो गए अपने 1 2 3 और 4। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा द्वीपीय क्षेत्र है, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इस फिगर में कट गया है। तो बंगाल की खाड़ी में आपने पढ़ा होगा पिछले पाठ में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और यहाँ क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह यहाँ पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और हमारा 6वां भाग है जो उसको भारतीय मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो नंबर से कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे यहाँ 4 लिखा है तो हमने आपको 6 भाग बता दिया है। ठीक, तो एक परिचय हो गया कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसकी आपको लोकेशन हमने मैप के माध्यम से दिखा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ये हम इसमें से हम बारी बारी से, जैसे अभी हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या इसी को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? हिमालय पर्वत। ठीक, तो अभी हम हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ ये हिमालय पर्वत हैं जो भारत की स्थिति में कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन इस कक्षा को कक्षा 9 के विद्यार्थियों के अनुरूप बनाया गया है, या उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं या अभी आरंभिक दौर में पढ़ाई कर रहे हैं,
इस कारण से इसमें केवल परिचयात्मक ज्ञान ही है। अगर पर्वत निर्माण से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, कोबर का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक या होम्स का सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी आगे की जो कक्षाएं आएंगी उसमें विस्तृत रूप से इसको बताया जाएगा कि ये किस प्रकार से हैं। अभी हम केवल इस हिसाब से जानेंगे कि हिमालय के विषय में कुछ परिचय हो जाए और उससे जो जो क्वेश्चन बनते हैं इस पाठ के अंत में वह क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसको आप हल करके अपनी समझ को जान सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत क्या है। हिमालय पर्वत के ये वाला हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है हमारा, यही हमारा हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। ठीक, ये अब इसको कई प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आप लाइनिंग देख रहे होंगे तो ये कई सारी श्रृंखलाएं हैं जो लंबवत विकसित हैं। तो क्या है, नीचे देखते हैं। अब देखिए, उत्तर का जो हिमालय है, मतलब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसी को हम हिमालय भी कह रहे हैं। तो भूगर्भीय दृष्टि से नवीन क्षेत्र है, यानी कि नया क्षेत्र है। ठीक, अभी हिमालय जल्द ही बना है, मतलब पृथ्वी के इतिहास में पृथ्वी की आयु हो गई लगभग 4.5 अरब वर्ष और हिमालय कुछ लाख वर्ष पूर्व ही बना है। इस कारण से यह एक नवीन क्षेत्र है। देखिए, दूसरा क्या है, एक हिमालय एक अस्थिर क्षेत्र है। ठीक है, और तीसरा क्या है, यह एक बलित पर्वत है। बलित पर्वत क्या होता है, बलित का अर्थ है बलन। वो बलन कब पड़ता है, जब कोई चीज़ मुड़ जाए तो उसे बलन कहते हैं। ठीक है, वलन की वजह से क्या हुआ, जो पर्वत बनेगा उसे हम वलित पर्वत कहेंगे। ठीक, यह वलन होता क्यों है, तो ध्यान रखिए कि प्लेट टेक्टोनिक वाले पाठ में आप पढ़ेंगे आगे कि पृथ्वी जो है विभिन्न प्रकार की प्लेटों में विभक्त है या बटी हुई है। यह प्लेटें धीरे धीरे नाव की तरह तैर रही हैं। ठीक, इसका अर्थ है कि यह एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं या एक दूसरे से दूर हटती हैं। जब यह एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो इसमें टकराव होता है, तो भारी प्लेट नीचे चली जाती है और बीच का जो क्षेत्र रहेगा उठ जाएगा और इसमें बलन पड़ जाएगी। इसी बलन से ही जो पर्वत निर्मित होता है उसे वलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत है। ठीक है, अब देखिए, यह एक युवा श्रृंखला है। अभी हमने बताया कि यह एक नवीन पर्वत है, यानी कि नया है, इस कारण से इसे एक युवा श्रृंखला माना जाता है। अगला देखिए, हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से, पश्चिम में आप देखेंगे तो सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के तक है। ठीक, तो इसको अभी हम मैप में देख लेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है और यह अर्धवृत्ताकार या इसी को हम चापाकार, एक चाप की तरह भी कह सकते हैं, चापाकार है। ठीक है, चौड़ाई इसकी कितनी है, कश्मीर वाले क्षेत्र में यानी पश्चिमी हिमालय में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई यानी पूर्व की तरफ 150 किलोमीटर है। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी है कुछ इस प्रकार से और ये ब्रह्मपुत्र नदी है कुछ इस प्रकार से, इन्हीं क्षेत्रों के बीच में हिमालय पाया जा रहा है। ठीक है, जो हमारा पहला कथन था। लंबाई इसकी कितनी है, 2400 किलोमीटर, अभी आपने देखा है। ठीक, फिर वही बात है कि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है, ये हमने देख लिया। निर्माण कब हुआ है, टर्शियरी काल में। टर्शियरी काल जो भूगर्भिक कालों में से एक है, इसके विषय में हम आगे देख लेंगे। अभी हमको याद कर लेना है कि हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। दूसरा देखिए हमारा क्या है, इसका निर्माण यूरेशियाई और भारतीय प्लेटों के टकराव के कारण हुआ है। ठीक है, ये भारतीय प्लेट है और ये मान लीजिए यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट में क्या क्या है, आपका चीन वाला हिस्सा, यूरेशिया यूरोप का जो हिस्सा है या रूस का हिस्सा है, रूस चीन वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यह भारत वाला हिस्सा प्लस इसमें हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आएगा। भारतीय प्लेट भारी थी और यूरेशियाई प्लेट हल्की थी। ठीक, इनमें जब टकराव हुआ तो भारतीय प्लेट भारी होने के कारण नीचे धंस गई या इसका क्षेपण हो गया और यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, इस सागर का नाम था टेथिस। ठीक है, तो टेथिस सागर में बहुत सारे मलबे बार बार आके जमा हुआ करते थे जिसे हम भूसन्नति नाम देते हैं। ठीक है, भूसन्नति एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति होती है। अभी साधारण शब्दों में आप समझिए कि इसमें एक गड्ढा था जिसमें दोनों तरफ के स्थल खंडों से निक्षेप आ के जमा होते थे। इस जमाव के कारण इसका तल नीचे धंसता जाता था। इस कारण से यहाँ परतदार चट्टानों की एक मोटी परत बन गई थी और इसमें एक छिछला पानी वाला क्षेत्र था। अब जब
दोनों तरफ से प्लेटों में टकराव हुआ, एक प्लेट इधर है एक प्लेट इधर है, जब इसमें और इसमें टकराव हुआ तो इसी बल भूसन्नति में जो मलबा पड़ा था इसमें वलन पड़ गया और इसी वलन से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक, आगे देखिए। तो हमें क्या याद रखना है कि जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कभी टेथीस सागर हुआ करता था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टेथीस भूसन्नति क्या है, हमने बता दिया। भूसन्नति क्या है, एक ऐसा छिछला पानी का क्षेत्र है जिसमें मलबों के जमाव से उसका तल बार बार नीचे की तरफ धंसता जाता है। पानी का स्तर लगभग वही रहता है लेकिन इसकी मोटाई मलबों की बढ़ती जाती है और जब दोनों प्लेटों में टकराव हुआ तो इसी से हिमालय पर्वत बना, जब इसमें मोड़ पड़ गया। ठीक है, हिमालय का निर्माण 3 चरणों में हुआ है। ठीक, इसको आगे देखेंगे। और हिमालय के निर्माण के साथ ही दक्षिण में एक भ्रंश का निर्माण हुआ है। अभी आपने देखा कि भारतीय प्लेट, मान लीजिए ये भारतीय प्लेट है और ये यूएशियाई प्लेट है। जब इसमें टकराव हुआ तो ये कुछ इस प्रकार से नीचे गई और नीचे टूट टूट के गर्म लावा का क्षेत्र है इसमें यह पिघल गया। यहाँ देखिए एक भ्रंश का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, तो वही ये भ्रंश की बात की जा रही है। इसका उपयोग आगे आएगा जहाँ मैदानों का निर्माण इसी भ्रंश की सहायता से होगा, इस कारण से यहाँ बताया गया है। आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हिमालय का निर्माण 3 चरणों में हुआ है। इस कारण से वहाँ लंबवत विभाजन किया जा सकता है कि 3 बार, मान लीजिए पहली बार ये बना, दूसरी बार फिर बना, फिर रुक गया, फिर तीसरी बार बना। ठीक है, तो 3 बार बनने के कारण इसका लंबवत विभाजन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले बना महान हिमालय जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, फिर बना हमारा लघु या मध्य हिमालय जो बीच में है और सबसे आखिरी में बना है शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक, अब जो बीच वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाएगी, घाटी पाई जाएगी। यहाँ भी घाटी पाई जाएगी। ठीक, तो इन घाटियों का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसको याद करना, जिसको हम आगे देखेंगे। तो महान हिमालय इसे हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक, हिमाद्री क्यों, क्योंकि इस पर वर्ष भर हिम जमी रहती है, इसी हिम के नाम से इसका नाम पड़ गया हिमाद्री। ठीक है, यह बृहद हिमालय क्यों, सबसे बड़ा है या सबसे ऊंचा है, इस कारण से यह बृहद हिमालय हो गया। ठीक है, यह श्रेणी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ बहुत सी हिमानियाँ पाई जाती है। हिमानियों का अर्थ है ग्लेशियर, हिमानियाँ यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ बहुत विस्तृत क्षेत्र में बर्फ़ का जमाव पाया जाता है जिसे ग्लेशियर या हिमानियाँ कहते हैं। ठीक, प्रमुख हिमानियों में क्या है, मिलाम, गंगोत्री और जेमू, ये हिमानियों के नाम हैं। यह कहाँ स्थित हैं इसके विषय में आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, इसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। कुछ प्रमुख दर्रे हैं जैसे बुर्जिल और जोजिला दर्रा। ठीक, सिपकिला और बड़ा लाचाला दर्रा। ठीक है, नाथुला, जलेपला, बोमडिला, ये सब दर्रे हैं। ठीक, बुर्जिल दर्रा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अभी इसे आप लद्दाख में मान सकते हैं। सिपकिला दर्रा कहाँ है, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला और जलेपला कहाँ है, सिक्किम में है। बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो दर्रों के नाम और वह किस राज्य में स्थित है इसे भी आप याद कर लेंगे। इस श्रेणी के आंतरिक भाग में अजैविक चट्टानें पाई जाती हैं या उससे बना हुआ है, जबकि ऊपर परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन यह केवल कीचड़ के दम पे ही टिका नहीं रह सकता जो भूसन्नतियों से निकला हुआ था। तो इसके ऊपरी भाग में जो है यह परतदार चट्टानें या जैविक चट्टानें या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदरूनी भाग में जो भीतर का लावा है वह रीढ़ की हड्डी के रूप में, जैसे हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी है जो सीधा खड़ा रखता है, उसी प्रकार से इसमें ग्रेनाइट जैसी ग्रेनाइट और भी उसी तरह की मजबूत चट्टानें पाई जाती हैं जो इसे स्थिर बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, अगला देखिए, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। ये महान हिमालय की बात की जा रही है। आगे देखिए, महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ।
तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, कहाँ स्थित है? नेपाल में। भारत में नहीं है, यह कहाँ है? नेपाल में। 8,848 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक, इसको आप लोग मैप में देखिए, यह सिक्किम में है। और जो ऊपर चित्र दिखाया गया है, जो यह आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया गया है, उसमें यह चित्र है, उसके लोकेशन आप जाके देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। मकालू कहाँ है? नेपाल में है। मकालू आपका नेपाल में है। और धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है, इसमें से माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत याद रहना चाहिए, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और कामेट, इतना जो है आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ पर स्थित हैं। इनकी ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ऊपर के दो का आप ऊंचाई याद रख सकते हैं। किस देश में है यह आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, और भारत में जो है वह किस राज्य में है यह भी आप ध्यान रखेंगे। यह विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्या है? देखिए, ये हिमालय जो प्रमुख हिमालय या महान हिमालय है, वहाँ पर पाए जाने वाले जो बर्फ़ हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर कहेंगे, जो बहुत विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ से पिघल पिघल कर नदियाँ निकलती हैं। अब देखिए, महान हिमालय के बाद हम देखेंगे लघु हिमालय। अभी हमने देखा था कि हिमालय 3 भागों में बटा है ना, ये पहला महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो अब हम देखेंगे ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय की कहाँ है? ये नीचे है, यानी कि दक्षिण दिशा में है। ठीक, औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय से कम है, 3750 से 4500 मीटर की भी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक, अब पीर पंजाल कहाँ है? कश्मीर में है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण और लंबी श्रृंखला है। धौलागिरी और महाभारत श्रेणी ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये भी इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, अब कश्मीर की घाटी, अभी हमने बताया था कि ये जो श्रेणियाँ हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है, इसी को हम क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। ठीक है, तो इन घाटियों में कश्मीर की घाटी, तो ये कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय का ये क्षेत्र है, और ये मध्य हिमालय का तो जो बीच में भाग है, यहीं पर यह स्थित है। तो कश्मीर घाटी, महान हिमालय और पीर पंजाल, अभी हमने आपको बताया कि पीर पंजाल इसी का हिस्सा है, तो यहाँ पर कश्मीर घाटी है। ठीक, और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जो घाटी बन रही है उसको हम कुल्लू और कांगड़ा कहेंगे। इसी प्रकार से नेपाल में एक घाटी बनती है, उसे हम काठमांडू की घाटी कहते हैं। ठीक है, काठमांडू की घाटी कहाँ है? नेपाल में है। किसके किसके बीच है? महान हिमालय और मध्य हिमालय पर। ठीक है, यहाँ देखिए अगला, बहुत सारे पहाड़ी नगर जो हैं अंग्रेजों द्वारा इसे में बसाए गए, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत इत्यादि। ठीक, तो ये कहाँ बसाए गए हैं? मध्य हिमालय में। महान हिमालय पे क्यों नहीं बसाए गए? क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। और शिवालिक पे इस कारण से नहीं बसाए गए क्योंकि वहाँ गर्मी लगेगी, मतलब वह फीलिंग नहीं आएगी जो पहाड़ी क्षेत्रों में आती है। ठीक है, तो कुछ इस कारण से इसे क्या कहेंगे? पहाड़ी नगरों का क्षेत्र भी माना जाता है। किसे? मध्य हिमालय या लघु हिमालय को। पीर पंजाल श्रेणी को हम यहाँ देख लेते हैं। यह वाला जो हिस्सा है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है? आपका महान हिमालय है। ठीक है, और यह जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है कश्मीर में, यही आपका पीर पंजाल है। ठीक है, और यहाँ महाभारत श्रेणी और बाकी श्रेणियाँ आती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ यहाँ अगला श्रेणी कौन सी होगी? ये पीर पंजाल, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, इसे हम बोलते हैं शिवालिक, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, शिवालिक या बाह्य हिमालय, तो यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य तो मतलब सबसे बाहरी श्रृंखला। ऊंचाई सबसे कम है, 900 से 1100 मीटर, और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। इस श्रृंखला का निर्माण उत्तर में हिमालयी क्षेत्रों से जो नदियां आई हैं उनके द्वारा जो पत्थर के टुकड़े या अवसाद लाए गए थे, इन्हीं के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। पहले जमाव हुआ, फिर उत्थान हो गया, और ये शिवालिक बन गए। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में भी घाटियाँ पाई जाती हैं। अभी हमने देखा कि ये जो घाटियाँ हैं, यहाँ कुछ घाटियाँ पाई जा रही हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। अब मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में भी घाटियाँ पाई जाएंगी। इन घाटियों को हम दून के नाम से जानते हैं। तो जैसे नाम सुना होगा आपने देहरादून, कोटली दून, पोटली दून। देहरादून का नाम आपने सुना होगा, ये मान लीजिए कम फेमस है। तो
ये क्या हैं? घाटियाँ हैं। किन के बीच पाई जाती हैं? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच। ठीक, अभी हम जो हिमालय देख रहे थे वह हिमालय का लंबवत विभाजन था, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। ये मान लीजिए 3 श्रेणियाँ हमने पढ़ी, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ, या इसी को हम क्या कह सकते हैं कि अक्षांशीय विभाजन था। ठीक है, अब हम देखेंगे हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन या देशांतरी विभाजन। ठीक, तो क्षेत्र के आधार पर उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। यह पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये जो दिशा है कुछ इस प्रकार से, या पूर्व से पश्चिम, इधर पूर्व होगा आपका, इधर जो है पश्चिम होगा। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम में किया गया है, किसके आधार पर किया गया है? घाटियों के आधार पर, नदी की घाटियों के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, विभाजन किया गया है। तो पहला हमारा है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पश्चिमी भाग में जो नदी बहती है उसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु से सतलज के बीच में जो हिमालय पाया जाता है इसी को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, ये आपकी सिंधु नदी है और ये आपका सतलज नदी है। ठीक है, और ये जो हिमालय पाया जाएगा इसको हम बोलेंगे पंजाब हिमालय। ठीक, अब सतलुज से लेके काली के बीच में एक काली नदी है। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे कुमायूं हिमालय। ठीक है, अभी हम इसको अगले चित्र में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। नेपाल हिमालय क्या है? नेपाल हिमालय काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच, तो यहाँ देखिए कहीं तीस्ता नदी है कि नहीं, और ये हमारा हो गया नेपाल हिमालय। और ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है वही असम हिमालय है। ठीक, इसको आगे देखते हैं विस्तार से। ये देखिए, ये क्या है? सिंधु नदी है, ये सतलुज नदी है, तो ये आपका हो गया पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच में ये वाला क्षेत्र हो गया आपका कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में ये वाला क्षेत्र आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ये वाला जो क्षेत्र है आपका असम हिमालय हो गया। ठीक है, अगला देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वी पहाड़ियाँ, यह भी हिमालय का ही भाग हैं। कहाँ पाई जाती हैं? पूर्वोत्तर के राज्यों में। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाखंड। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का ही नाम जो है दिहांग नदी भी है। तो यह जिस गार्ज से होके आती है उसे हम दिहांग नाम से, दिहांग महाखंड नाम से जानते हैं। महाखंड का मतलब हो गया गार्ज। ये गार्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, इसको हम नदी वाले भाग में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, नदी, अभी आप इतना समझिए कि नदी जो बहुत सकरी और गहरी घाटी बनाती है इसी को हम गार्ज कहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जहाँ से दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र भारत में पहुँचती है वहाँ इस खंड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखी मोड़ की तरह मुड़ गया है। इसे पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसको हम इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है। अब ये जो हिस्सा है आपका यही दिहांग महाखंड आप मान सकते हैं। उसके नीचे आप दिहांग महाखंड के पास से ये कुछ दक्षिण की तरफ मुड़ गई है। ठीक है, श्रृंखला, इसे ही हम क्या कहेंगे, ये है आपका पटकाई बूम। इसका नाम याद रखना है कि पटकाई बूम है। ठीक है, यह है नागा श्रेणी, यह है मिजो श्रेणी। ये किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो चित्र से आप देख सकते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, या नागालैंड में है, या मिजोरम में है। ठीक, तो पूर्वी पहाड़ियाँ क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो हिमालय का भाग है तीखे रूप से दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है उसे पूर्वांचल पहाड़ी कहते हैं। ठीक, इसका विस्तार कहाँ है? उत्तर पूर्वी राज्यों में। कैसे बना है? कठोर बलुआ पत्थर से, यानी कि अवसादी चट्टानों से। अब अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? चट्टानों वाले भाग में इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अभी केवल इतना समझिए, जब नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जो धूल मिट्टी होते हैं जमने के कारण जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, और यह कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती है। तो ये जो निर्मित है ये कठोर बलुआ पत्थर से है। इसका अधिकतर भाग में घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगलों से ढका हुआ है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा और मणिपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, मणिपुर मिजो पहाड़ियों के नीचे, यहाँ मिजो पहाड़ियाँ भी इसी में आएंगी। मिजो के बाद मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे ये सारे हिस्से इसी में आएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा यह हिमालय वाला पार्ट संपन्न होता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिसे हम देख लेते हैं। आप इसको
आप इन प्रश्नों को हल करके यह समझ सकते हैं कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो इस पाठ से संबंधित है। तो पहला प्रश्न क्या है कि हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका यूरेशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट, दूसरा ऑप्शन है भारतीय प्लेट तथा अफ्रीकी प्लेट, तीसरा अफ्रीकी प्लेट तथा आर्कटिक प्लेट, और चौथा यूरोपीय प्लेट तथा अफ्रीकी प्लेट। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकी प्लेट। दूसरा देखिए, भारत के विभाजन को कितने प्रादेशिक क्षेत्रों में या प्रदेशों में बांटा गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6 प्रदेशों में बांटा गया है, जो एकदम पहले पहले ही आपको बताया गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, उनमें कुल 6 भाग हैं। तो वहाँ से देख लेंगे। ये देखिए तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है कि हिमालय की समांतर श्रेणियों में से निम्न में से कौन सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना का मतलब सबसे पहले कौन बना। तो 3 भाग हैं हमारे, कौन कौन से, एक महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो जो सबसे ऊपर है वही सबसे पहले बना, तो बृहद हिमालय हमारा हो जाएगा सबसे पहले बना या सबसे पुराना है। चौथा देखिए कि हिमालय के पर्वत पदीय प्रदेश में, अब देखिए ये अगर हिमालय है तो इसके पदीय क्षेत्र में कौन है जो सबसे आखिरी में बना, यानी कि शिवालिक। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई। तो सबसे बाद में किसकी हुई, सबसे पहले हुई आपकी महान हिमालय, फिर हो गया मध्य हिमालय, फिर सबसे बाद में शिवालिक की। तो यहाँ पे शिवालिक हो जाएगा। और अरावली श्रेणी भारत की सबसे पुरानी श्रेणी है। ठीक है, ये भी अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि अरावली श्रेणी भारत की सबसे पुरानी श्रेणी है, जो राजस्थान से गुजरात तक फैली हुई है। छठवां देखिए क्या है कि लघु हिमालय किन के मध्य है। ठीक है, लघु हिमालय यानी कि जो मध्य हिमालय है, इसी को लघु हिमालय कहते हैं। तो ऊपर क्या है हमारा, बृहद हिमालय या महान हिमालय, और नीचे क्या है, शिवालिक। तो यानी शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच में है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक तथा महान हिमालय, यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन। सातवां देखिए, किन दो श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी है। तो कश्मीर घाटी कहाँ पे है, कश्मीर में है, और वहाँ एक श्रेणी पाई जाती है मध्य हिमालय में पीर पंजाल, और दूसरा क्या है, बृहद हिमालय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच में पाई जाती है। आगे देखिए आठवां, आठवां क्या है, आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पहले क्या था। तो एक सागर था, पठार था, मैदान था, कि एक छोटा पर्वतीय क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बता रहे हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं, आसान सवाल है, अभी इसको बार बार बताया गया है। ठीक है। 9वां देखिए, दून घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में पाई जाती है। तो ऊपर जो हमने देखा था, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच क्या पाई जाती है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या पाई जा रही है, दून घाटी, जिसमें सबसे प्रमुख है कौन सा, देहरादून। ठीक है, तो इसमें उत्तर देख लीजिए, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में। अगला देखिए, आखिरी प्रश्न है, पटकाई पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो पटकाई पहाड़ियाँ सबसे आखिरी में आपने पढ़ा है इस पाठ के, किसका हिस्सा है, पूर्वांचल पहाड़ियों का। ठीक है, ये कहाँ पे है, इसको आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ये है। ठीक है, तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगर यह पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।